पुतिन मोबाइल या इंटरनेट नहीं चलाते। युद्ध की जानकारी उन्हें सिर्फ अपने सबसे करीबी लोगों के छोटे समूह से मिलती है। जब उनके रक्षा मंत्री चेतावनी देते हैं कि यूक्रेन ड्रोन की नई पीढ़ी से आसमान पर कब्जा कर रहा है, जिससे रूस नहीं लड़ पा रहा, तो जानते हैं वो क्या करते हैं। पुतिन बस सुनते ही नहीं हैं। नतीजा 2026 का मार्च पूरे युद्ध का सबसे घातक महीना बन गया, रूसी सैनिकों के लिए और खुद क्रेमलिन के प्रचारक, वही लोग जिन्होंने वर्षों तक आक्रमण की महिमा गाई, अब खुलेआम कह रहे हैं कि रूसी हमला एक बंद गली में पहुंच गया है। इस युद्ध में बड़ा बदलाव आया है, जो रूस द्वारा कम आंकी गई तकनीक से शुरू हुआ। आप सोच सकते हैं कि यह फिर से ड्रोन और तकनीक पर वीडियो है, लेकिन जब आप अंत तक पहुंचेंगे तो समझ जाएंगे कि जो हो रहा है वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अब जो हो रहा है उसे समझने के लिए आपको यूक्रेन में ड्रोन युद्ध के बारे में एक बात समझनी होगी। संघर्ष की शुरुआत से ही यूक्रेन ने दोनों छोरों पर दबदबा बना लिया है। कम दूरी पर फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन ने अग्रिम मोर्चे पर 20 किलोमीटर तक की मौत का इलाका बना दी है। इस क्षेत्र में घुसने वाला कोई भी वाहन या सैनिक लक्ष्य बन जाता है। लंबी दूरी पर ड्रोन 300 किलोमीटर से भी अधिक यात्रा करते हैं ताकि रिफाइनरी, बेस और रूस के अंदर की बुनियादी ढांचे को निशाना बना सके। लेकिन बीच में एक खाली जगह थी, रूसी पीछे का इलाका, जो अग्रिम मोर्चे से 20 से 300 किलोमीटर की पट्टी है। यही वो जगह थी जहां रूस अपने गोला बारूद के भंडार, कमांड सेंटर, मरम्मत कार्यशालाएं और आपूर्ति मार्ग छुपाता था। यही वह रसद का केंद्र था जो पूरे हमले को सहारा देता था। रूसी गोला बारूद भंडार की कल्पना करें। जंगल में छिपा हुआ मोर्चे से 100 किलोमीटर दूर गोले बारूद से भरा था, जो हफ्तों तक बमबारी में काम आ सकता था। एक यूक्रेनी ड्रोन चुपचाप बिना किसी को भनक लगे आता है और कुछ सेकंड में सब कुछ आग और धुएं में बदल जाता है। वो गोला बारूद जो सैकड़ों यूक्रेनियों को मार सकता था, अब मौजूद नहीं है। यही काम मध्यम दूरी के ड्रोन करते हैं और यूक्रेन अब तक ये काम लगातार नहीं कर पा रहा था। साल 2026 में यूक्रेन ने मध्यम दूरी के ड्रोन की नई पीढ़ी के साथ इस कमी को पूरा कर दिया और आंकड़े इस बदलाव का आकार दिखाते हैं। जनवरी में मीडियम रेंज के 41 हमले हुए, फरवरी में 61 और मार्च में यह संख्या बढ़कर 115 हो गई। सिर्फ 2 महीनों में लगभग 3 गुना। लेकिन बात सिर्फ मध्यम दूरी के ड्रोन की नहीं है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख ओलेक्सांद्र सिरस्की ने खुलासा किया कि मानव रहित प्रणाली बल हर दिन 11,000 लड़ाकू मिशन चला रहे हैं। सिर्फ मार्च में ड्रोन द्वारा 1,51,000 से अधिक लक्ष्यों को हिट किया गया है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। फरवरी की तुलना में यह 50% की बढ़ोतरी है। 143 रूसी गोदाम और लॉजिस्टिक सुविधाएं नष्ट कर दी गई। 52 कमांड पोस्ट खत्म कर दिए गए। पीछे की ओर 20 तेल, गैस और ऊर्जा की सुविधाएं सभी संचालन से बाहर है। ये आंकड़े प्रभावशाली है। लेकिन एक सवाल उठता है, यूक्रेन ने इन हवाई गलियारों को कैसे खोलने में सफलता पाई? क्या रूस के पास इसे रोकने के लिए वायु रक्षा प्रणाली नहीं थी? यही से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। यूक्रेन ने रूसी वायु रक्षा प्रणालियों का शिकार करने और उन्हें नष्ट करने के लिए एक सुनियोजित अभियान शुरू किया, खासकर पैंटसिर, जो मुख्य मोबाइल सिस्टम है और कम ऊंचाई पर ड्रोन पकड़ने व गिराने के लिए बना है। इस सिस्टम की प्रत्येक यूनिट की कीमत 15 से 20 मिलियन डॉलर के बीच होती है और यूक्रेनी सुरक्षा सेवा की विशेष अभियान इकाई अल्फा के अनुसार एलीट पायलटों ने लगभग आधे पैंटसिर सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया, जो रूस के पास 2025 से लेकर 2026 की शुरुआत तक चालू थे।
सिर्फ मार्च 2026 में ही रूस की 274 वायु रक्षा प्रणालियों पर प्रहार हुआ। रक्षा विश्लेषकों ने इसे संघर्ष की गतिशीलता में एक मौलिक बदलाव कहा है। पीछे के इलाकों की रक्षा करने वाले पेंटसिर के बिना यूक्रेनी ड्रोन ऐसी आज़ादी से उड़ने लगे जो उन्हें पहले हासिल नहीं थी। रूस उतनी तेजी से इन प्रणालियों की भरपाई नहीं कर पा रहा जितनी तेजी से वे नष्ट हो रही है। लेकिन जब यूक्रेन ने अपने ड्रोन के लिए आसमान खोल दिया, रूस ने कुछ ऐसा खो दिया जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। 2025 के अंत से रूसी सेनाएं अवैध रूप से स्टारलिंक टर्मिनल्स का इस्तेमाल कर रही थी, जो स्पेस एक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है, संचार और लंबी दूरी के ड्रोन को नियंत्रित करने के लिए। तस्करी किए गए टर्मिनल्स को सीधे हमलावर ड्रोन में भी लगाया जा रहा था, जिससे वे सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ सकते थे और यूक्रेनी सिग्नल ब्लॉकिंग सिस्टम को चकमा दे सकते थे। फरवरी 2026 में सब कुछ बदल गया। यूक्रेनी रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने स्पेसएक्स के साथ एक सत्यापन प्रणाली पर बातचीत की, जो मूल रूप से अधिकृत टर्मिनलों की एक सूची थी। यूक्रेन में सूची से बाहर सभी स्टारलिंक टर्मिनल निष्क्रिय कर दिए गए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की गति से चलने वाले टर्मिनल अपने आप ब्लॉक हो गए, जिससे ड्रोन में उनका इस्तेमाल नहीं हो सका। इसका असर विनाशकारी रहा। रूसी विशेष बल इकाई रूबिकॉन, जो स्टारलिंक की सहायता से गहरे हमलों के लिए ड्रोन का उपयोग करती थी, ने अपने हमलों के स्थान संबंधी विवरण प्रकाशित करना बंद कर दिया। ये उनकी क्षमता में कमी का संकेत है। रूसी सैनिकों ने कहा कि उनकी कमांड से संपर्क टूट गया। यूक्रेन में ड्रोन के सैन्य उपयोग के अग्रणी ने कहा कि रूसी अंधे बिल्ली के बच्चों जैसे हो गए हैं, जिन्हें नहीं पता कि बाईं या दाईं ओर क्या हो रहा है, और उनके पास वास्तविक समय में डेटा संचार भी नहीं है। सबसे गंभीर बात यह है, रूस के पास विकल्प नहीं है। अनुमान बताते हैं कि एक उपयुक्त विकल्प खोजने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। और ये यूक्रेनी बढ़त सिर्फ आक्रामक नहीं, रक्षा में भी आंकड़े उतने ही प्रभावशाली हैं। यूक्रेन ने जनवरी में लगभग 3000 रूसी ड्रोन को रोक लिया। फरवरी में ये संख्या बढ़कर 3600 हो गई और मार्च में ये बढ़कर 33000 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के रूसी ड्रोन नष्ट कर दिए गए, पिछले महीने से 2 गुना। यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोन की नई पीढ़ी, जिन्हें स्टिंग कहा जाता है, अब 500 किलोमीटर तक की दूरी पर काम कर रही है। ये ईरान में बने शाहेद अटैक ड्रोन, जिन्हें रूस इस्तेमाल करता है, को गिरा रहे हैं, इससे पहले कि वे कोई नुकसान पहुंचा सके। शाहेद, जो रूस का बड़े पैमाने पर हमले का मुख्य हथियार है, उन्हें किसी भी नुकसान से पहले ही निष्क्रिय किया जा रहा है। रूस यूक्रेन के पीछे के इलाकों में वही करने की कोशिश कर रहा है जो यूक्रेन रूस के पीछे के इलाकों में कर रहा है, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पा रहा है। अब हम उन आंकड़ों पर चर्चा करेंगे जिन्हें रूस अब और नहीं छुपा सकता, चाहे पुतिन जितनी भी कोशिश कर ले। मार्च 2026 रूस के सैनिकों के लिए पूरी जंग का सबसे घातक महीना रहा। वीडियो में पुष्टि की गई 35,000 से ज्यादा हताहत, मारे गए और गंभीर रूप से घायल। 96% हताहत ड्रोन के कारण हुई। 17 मार्च को रूस ने एक ही दिन में हताहतों का रिकॉर्ड तोड़ा, 710 सैनिक। ये संख्या कई छोटे फुटबॉल स्टेडियमों की क्षमता से अधिक है, वो भी एक दिन में। सिर्फ मानव रहित प्रणाली बल इन मौतों में से 900 के लिए जिम्मेदार थी। पूरे मोर्चे पर रूसी हताहतों की दैनिक औसत संख्या 1140 से भी ज्यादा हो गई। लेकिन क्रेमलिन के लिए सबसे चौंकाने वाली बात शायद हताहतों की संख्या नहीं, बल्कि उसके पीछे की गणित है। मेरे साथ सोचिए, अगर रूस हर महीने 35,000 से ज्यादा सैनिक खो रहा है और हर महीने 30 से 40,000 नए सैनिक भर्ती कर पा रहा है, तो इसका दीर्घकालिक मतलब क्या है? साल 2026 की पहली तिमाही में रूस ने लगभग 80,000 सैनिकों की भर्ती की।
उसने उसी समय में 90,000 से अधिक सैनिक गंवाए। आक्रमण की शुरुआत के बाद पहली बार रूस जितने सैनिक भर्ती कर पा रहा है उससे ज्यादा लोग खो रहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने स्थिति संक्षेप में बताई। हर एक यूक्रेनी सैनिक के मारे जाने पर 5 रूसी सैनिक मारे जाते हैं। क्षेत्रीय लागत करीब 3 गुना बढ़ी है। 2026 में हर एक जीते गए वर्ग किलोमीटर पर 300 से ज्यादा हताहतें हुई, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 3 गुना है। रूस को हर बार कम क्षेत्र के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो शायद सबसे चौंकाने वाला तथ्य है, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन सिर्फ सैनिकों को ही निशाना नहीं बना रहे हैं, वे पुतिन की जेब पर भी वार कर रहे हैं। मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में यूक्रेन ने बाल्टिक सागर के उस्तलुगा और प्रिमोर्स्क बंदरगाहों पर एक के बाद एक हमले किए, जो मोर्चे से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हैं। उस्तलुगा पर 10 दिनों में कम से कम 5 बार हमला किया गया। प्रिमोर्स्क, जो रूस के सबसे बड़े तेल निर्यात टर्मिनलों में से एक है, उसकी गतिविधियां भी रोक दी गई। ये दोनों बंदरगाह मिलकर रोजाना लगभग 2 मिलियन बैरल तेल का परिवहन करते हैं, जो रूस के समुद्री निर्यात का लगभग 40% है। 22 से 29 मार्च की हफ्ते में रूस के कुल तेल निर्यात में 43% की गिरावट आई। सिर्फ 22 टैंकर जहाज भेजे गए, जो सामान्य से 15 कम है। अनुमानित नुकसान एक ही हफ्ते में $1 अरब की तेल आय का नुकसान हुआ। ये उस समय हुआ जब ईरान में संकट के कारण तेल की कीमतें बढ़ रही थीं। रूस इतना मुनाफा पहले कभी नहीं कमा सकता था। इसके बजाय वह अपने भंडारण टैंकों को जलते हुए देख रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पूर्व निदेशक जनरल डेविड पेट्रेयस इससे भी आगे गए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यूक्रेन के पास स्वतंत्र दुनिया का सबसे अहम हथियार और सैन्य तकनीक उद्योग होगा। साप्ताहिक सॉफ्टवेयर अपडेट और हर कुछ हफ्तों में हार्डवेयर ने बदलाव के साथ। यूक्रेनी नवाचार की गति ऐसी है जिसे रूस अपनी नौकरशाही संरचना और बदलाव के प्रति प्रतिरोध के साथ कभी भी बराबरी नहीं कर सकता। और हम इसी कहानी के मुख्य बिंदु पर लौटते हैं, क्योंकि ये सब मध्यम दूरी के ड्रोन, पैंटसीर की तबाही, स्टारलिंक का अवरोध, बड़े पैमाने पर इंटरसेप्शन, रिकॉर्ड हताहत, जलते हुए बंदरगाह, इसका ऐसा असर है जिसे रूस अब आंतरिक रूप से नियंत्रित नहीं कर पा रहा। वे आवाजें जिन्हें पुतिन सुनना नहीं चाहते अब और भी तेज होती जा रही हैं। रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव, वह व्यक्ति जिसे पुतिन ने रूसी सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए चुना है, रूसी उच्च स्तर के भीतर चल रही रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि ड्रोन की स्थिति गंभीर है, कि यूक्रेन के पास तकनीकी और संख्यात्मक श्रेष्ठता है, कि नए यूक्रेनी ड्रोन 24 घंटे काम करते हैं, वे टकराव के समय तक लगभग सुनाई नहीं देते और रूस उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये खुद रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि रूस तकनीकी युद्ध हार रहा है, लेकिन बेलोउसोव अकेले नहीं है। रूस के प्रमुख सैन्य ब्लॉगर रायबर, जिनके टेलीग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है, खुलकर कह रहे हैं कि रूसी आक्रमण एक बंद गली है। अलेक्सी चदायोव, जो सेंटर उश्कुइनिक का नेतृत्व करते हैं, जो रूस के प्रमुख ड्रोन विकास केंद्रों में से एक है, उन्होंने पुतिन की तारीफ करना छोड़ दिया है और अब रूसी समाज की संरचना की आलोचना कर रहे हैं। उनके अनुसार रूस में एक सामंती व्यवस्था है, जहां सत्ताधारी सब कुछ नियंत्रित करते हैं और नीचे वालों के पास नवाचार की जगह नहीं है। और यही वजह है कि देश यूक्रेन की तकनीकी प्रगति के साथ कदम से कदम नहीं मिला पा रहा है। अन्य सैन्य ब्लॉगर रूसी जनरलों पर मोर्चे पर ये आरोप लगाते हैं कि वे पुतिन से हकीकत छुपाते हैं, ताकि राष्ट्रपति अपने भ्रम के सागर में तैरते रहे। यही बात सब कुछ और खतरनाक कर देती है। ये लोग युद्ध के विरोधी नहीं, बल्कि युद्ध से ही जीवन चलाते प्रचारक है।
वे जो कह रहे हैं वह ये है कि पुतिन जिस तरह से इस युद्ध को चला रहे हैं वह एक असफलता है। जब आपके प्रचारक कहने लगते हैं कि आप हार रहे हैं, तब समस्या बाहरी दुश्मन से कहीं बड़ी हो जाती है। जब ये आवाजें पुतिन को चेतावनी देने की कोशिश कर रही हैं, तो वो क्या करता है? मार्च के अंत में, उसी महीने जब रूस ने हताहतों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, पुतिन ने यूक्रेन को डॉनबास से बाहर निकलने के लिए 2 महीने का अल्टीमेटम दिया। इसमें धमकी थी कि रूस हमला कर जीत जाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? मार्च में रूस का वसंतकालीन हमला कोई खास उपलब्धि नहीं ला सका। इस महीने के पिछले कुछ हफ्तों में रूस ने वास्तव में क्षेत्र खो दिया, और जब पुतिन धमकियां दे रहे थे, उनके बंदरगाह जल रहे थे, उनके सैनिक 5 के मुकाबले 1 की दर से मर रहे थे, और उनके अपने रक्षा मंत्री ने स्थिति को गंभीर बताया। हकीकत यह है, यूक्रेन ने एक तकनीकी बढ़त बना ली है जो एक साथ सभी क्षेत्रों में काम कर रही है, मोर्चे पर, पीछे के इलाकों में, वायु रक्षा में और रूसी अर्थव्यवस्था में। और रूस इसे जानता है। बेलोसॉव जानते हैं, राइबार जानते हैं, प्रचारक जानते हैं, जनरल जानते हैं। एकमात्र व्यक्ति जिसे शायद ये पता नहीं है या जो मानने से इनकार करता है वह पुतिन है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये कहानी दिखने से ज्यादा गंभीर है, और अब आप समझ गए होंगे कि क्यों। ये ड्रोन के बारे में नहीं, बल्कि उस बात के बारे में है कि क्या होता है जब देश का सबसे ताकतवर इंसान खुद को बुलबुले में बंद कर लेता है और किसी की नहीं सुनता। ड्रोन सिर्फ नतीजा है, कारण पुतिन है। और रूस में कोई भी जिस बड़े सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है वो ये है, वो और कितने समय तक इस सच्चाई से इनकार करता रह सकता है, इससे पहले कि हकीकत को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ड्रोन में यूक्रेन की तकनीकी बढ़त इस युद्ध के अंतिम परिणाम को बदलने के लिए पर्याप्त है? क्या रूस अब भी जवाब ढूंढ सकता है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई दृष्टि दी है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इस संघर्ष पर भी नजर रखता है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें ताकि कोई विश्लेषण न छूटे। अगले वीडियो में मिलेंगे।